लेट स्टार्ट चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का जो है इसका नाम है साउंड। चैप्टर का नाम है साउंड यानी ध्वनि। जो हम आवाज़ सुनते हैं उसको हम ध्वनि कहते हैं। तो उसमें साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे हम उसको सुनते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे वो जनरेट होती है, डिफरेंट टाइप्स की साउंड होती है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। हाउ डू यू कम टू नो डैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल? You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell। जैसे कि आपका पीरियड ओवर होता है, एक बैल बजती है, तो आपको कैसे सुनाई देती है, वो आपको सुनाई किस प्रकार दे रही है। सपोज कोई आपके गेट पे आया है, वो गेट को नॉक करता है, आपको तुरंत सुनाई देता है। वो सब चीज़ें कैसे सुनाई पड़ती हैं आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप। क्या होता है कि आप ये समटाइम्स कैसे होता है कि अगर कोई आपके पीछे आपको फॉलो कर रहा है तो आप उसकी पैरों की आहट से उसको पहचान लेते हैं कि हाँ कोई आपको पीछे फॉलो कर रहा है, आपके कोई आसपास चल रहा है। तो उसकी जो पैरों की आवाज़ें होती हैं, साउंड जो होती है, उससे पहचान लेते हैं। यानी फुट स्टेप की जो साउंड आती है चलने की, उससे भी आप पहचान लेते हैं। तो ध्वनि है वो भी एक प्रकार की अब जो आपको सुनाई दे रही है। तो अब इसमें आगे पढ़ते हैं। यू माइट हैव प्लेड गेम कॉल्ड हाई एंड सीक। इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। आपने गेम खेला होगा जिसका नाम है हाइड एंड सीक। आप क्या करते हैं, उसमें एक पर्सन की आंखों में पट्टी बांध देते हैं और वो बाकी प्लेयर को ढूंढता है। तो कैसे ढूंढता है उनको, उसको आंखों में तो पट्टी बंधी हुई है। वो क्या करता है कि आपकी बॉडी से चलने की या हिलने की जो भी एक्टिविटी होती है, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है, उससे वो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ यहाँ पे कोई पर्सन है, वो उसको फिर टच करता है। तो ऐसे इस गेम में भी साउंड का यूज़ होता है, ठीक है। साउंड से हम उसको पता लगा लेते हैं कि हमारे पास कोई बंदा है, कोई पर्सन है या नहीं है। टू गैस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर। इससे पता लगा लेता है कि उसके आसपास कौन सा प्लेयर है और कौन सा नहीं है। साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो साउंड है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी जीवन शैली में। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये दूसरों से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करती है। वी हेयर अ वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग। हम अपने सराउंडिंग्स में चारों तरफ हमें डिफरेंट टाइप्स की साउंड या अलग अलग तरह की साउंड सुनने को मिलती है। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हेयर इन योर सराउंडिंग। आप एक लिस्ट बनाइए, जो आपके आसपास जो साउंड आप सुनते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, किस किस प्रकार की आपको साउंड सुनाई देती है, ठीक है ना। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हेयर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपने अपने म्यूजिक रूम में, स्कूल में जो म्यूजिक रूम होगा आपका, वहाँ पे आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ें सुनी होगी। लाइक किसकी? फ्लूट की, बांसुरी, तबला, हारमोनियम। ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम बताए गए हैं जिनकी आपने आवाज़ें सुनी होगी। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, ये तबला है, ये जो दो हैं ये तबला है, इधर हमारी ये फ्लूट है, ये सितार है, ठीक है, और ये हारमोनियम है, ठीक है। ये सब इंस्ट्रूमेंट है जिससे साउंड प्रोड्यूस की जाती है, म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस की जाती है। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। अब क्वेश्चन आता है कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे होती है, वो कैसे उत्पन्न होती है, कहाँ से आती है, किस प्रकार आती है, ठीक है। हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करती है। हम यहाँ बोल रहे हैं, हमको थोड़ी दूर पर सुनाई दे रहा है इंसान, यानी यहाँ से वहाँ तक वो कैसे पहुँची। हमने यहाँ पे बोला और वो सामने वाले को सुनाई दिया, उस तक वो कैसे पहुंची। तो कैसे ट्रैवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रैवल करती है साउंड। एक क्वेश्चन ये अराइज होता है। हाउ डू वी हियर साउंड। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम साउंड को कैसे सुन पाते हैं। हम साउंड को कैसे सुन पाते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करती है, और हम साउंड को कैसे सुन पाते हैं। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऐसे जो साउंड्स होती हैं हमें लाउडर होती हैं, ज़्यादा होती हैं किसी दूसरी साउंड से। साउंड्स आर लाउडर, तेज होती हैं, ज़्यादा होती हैं सुनने में एक साउंड के मुकाबले दूसरी साउंड से। ऐसा क्यों होता है भाई, एक साउंड सुनने में कम है, एक साउंड सुनने में ज़्यादा है, तो कम ज़्यादा क्यों सुनाई पड़ती है, हमें क्यों कम है और क्यों ज़्यादा है। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा दिए गए हैं। अब इसमें पढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, जो दिया है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी।
जो साउंड है यानी ध्वनि जो प्रोड्यूस की जाती है वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, यानी कोई बॉडी अगर वाइब्रेट कर रही है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी। तो पढ़ते हैं कैसे वाइब्रेट होती है, कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज। आप स्कूल बेल को टच करना जब वो यूज में नहीं हो, यानी इसको बजाया नहीं जा रहा हो, उसको टच करना। व्हाट डू यू फील, आपने जो फील किया है वो ऑब्जर्व करिए। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग। आप अब उसको दोबारा टच करिए जब उसको रिंग किया जाए, उसको बजाया जा रहा है बेल को, तब उसको टच करिए तो आप क्या फील करेंगे। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग, क्या आप उसको वाइब्रेट करते हो फील करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप उसको रिंग कर रहे हैं और उसको टच करोगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगी बेल में से। ठीक है, हमने पहले टच किया जब वाइब्रेट नहीं कर रही थी, उस पर रिंग नहीं किया जा रहा था, तब हमने फील किया, कोई फीलिंग नहीं आई। जब उस पर वाइब्रेट किया गया किसी हैमर से किसी चीज़ से तो उसमें वाइब्रेशन हमको फील हुई। ठीक है, अभी एक्टिविटी दी है उसी के बेस पे। टेक ए मेटल प्लेट और अ पैन, एक कोई मेटल प्लेट लीजिए या कढ़ाई ले लीजिए। हैंग इट इन अ कॉन्वेंट प्लेस इन सच ए वे डेट इट डज नॉट टच एनी वॉल। आप उसको इस प्रकार से लटकाइए, इस प्रकार से टांगिए किसी जगह पे कि उसके आसपास जो दीवारें हैं उससे टच ना हो, मतलब बिल्कुल अलग लटकाइए, क्यों किसी चीज़ से टच ना हो। ठीक है, नाउ स्ट्राइक इट विद ए स्टिक। अब उस पर एक स्टिक से स्ट्राइक करिए। स्ट्राइक का मतलब इस पर मारना, हिट करना। इस स्टिक से इस पर हिट किया जा रहा है, इस पर मार रहा है बच्चा ये। डू यू हियर साउंड, क्या आपको आवाज़ सुनाई दी। टच द प्लेट और पैन जेंटली विद योर फिंगर, डू यू फील द वाइब्रेशन। जब आपने इस पर हिट किया तो आपको क्या करना है, इस पर फिंगर या हाथ से इसको टच करना है तो आपको वाइब्रेशन फील होगी। तुरंत टच करना है, यानी इस पर मारने के बाद तुरंत आपको टच करना है तो आपको वाइब्रेशन फील होगी आपके हाथों में। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट जेंटली विद योर हैंड। अब आपको क्या करना है, इसको प्लेट को पकड़ लेना है एक हाथ से और दूसरे हाथ से आपको इस पर हिट करना है जोरों से। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग डू यू स्टिल हियर द साउंड, क्या आपको फिर से साउंड सुनाई देगी। क्या आपको दोबारा फिर साउंड सुनाई दी, आपने इसको पकड़ के रखा और हिट किया, क्या आपको दोबारा साउंड सुनाई दी। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ। तो क्या किया इसमें आपने, जो दोबारा आपको क्या करना है, जब आपने इस प्लेट को दोबारा टच किया बाद में, जब इसकी साउंड प्रोड्यूस होनी बंद हो गई थी, क्या आपको उसके बाद भी वाइब्रेशन सुनाई दी। मतलब हिट कर दिया, हिट करने के बाद जब वाइब्रेशन साउंड होगी, आपने इसको टच किया, क्या उसके बाद भी आपको वाइब्रेशन फील हो रही है, नहीं हो रही होगी। तो अब हम एक्टिविटी नंबर 13.2 करते हैं। इस वाली एक्टिविटी में कुछ इस तरह का बताएगा। इस वाली एक्टिविटी समझ में आ गया ना कि वाइब्रेशन हमें कैसे फील हो रही है, हम कैसे टच कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ देर बाद तो फिर वाइब्रेशन बंद हो जा रही है। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 13.2। इसमें क्या बताएगा, टेक ए रबर बैंड पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ ए पेंसिल बॉक्स। एक पेंसिल बॉक्स के लिए हमने उसकी चारों तरफ एक रबर बैंड लगा दिया। ठीक है, इंसर्ट पेंसिल बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच रबर। हमने क्या करा है, इसके बीच में दो पेंसिल इंसर्ट कर दी, इन पेंसिल घुसा दी तो इसके बीच में एक इधर और रबर बैंड के अंदर इस साइड। नाउ प्लक द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल, डू यू हियर एनी साउंड, डज इट द बैंड वाइब्रेट। अब क्या करना है, इस रबर बैंड को पकड़ के ऊपर खींचना है और छोड़ देना है। जब आपने इसको पकड़ को खींच के छोड़ा तो आपको क्या कोई आवाज़ सुनाई दी, कोई वाइब्रेशन सुनाई दी, कोई वाइब्रेशन फील हुई। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है इसमें। एज यू लर्न इन क्लास 7, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। यानी किसी ऑब्जेक्ट का आगे पीछे या इधर उधर मूवमेंट करना जो होता है वो वाइब्रेशन कहलाता है। जब आपने रबर बैंड को खींचा और छोड़ा तो ये मूवमेंट किया इसने, आगे पीछे किया होगा, ऊपर इधर किया होगा, लेफ्ट एंड राइट किया होगा, तो इसने मूवमेंट किया। तो जो मोशन हुआ या जो मूवमेंट हुआ उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। यानी रबर बैंड ने वाइब्रेट किया, रबर हमारी वाइब्रेट हुई जब हमने इसको खींच के छोड़ दिया। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। जब हमने इसको रबर बैंड को खींच के स्ट्रेच करके छोड़ दिया तो क्या हुआ, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई एंड आल्सो साउंड भी प्रोड्यूस हुई। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग, जब इसने वाइब्रेट करना बंद कर दिया। वाइब्रेट का मतलब है कंपन करना, हिलना, बार बार तेजी से हिलना जो था, वाइब्रेशन कर रही थी, कंपन हो रही थी, वो स्टॉप होगी। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। जब वाइब्रेटिंग स्टॉप होगी तो उसमें किसी प्रकार की कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई, कोई साउंड वहाँ से नहीं आई हमको। ठीक है, दोनों एक्टिविटी समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटीज़ में जो नेक्स्ट दी है 13.3। इसमें क्या है, ये भी एक एक्टिविटी है। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या बताया गया है। एक्टिविटी 13.3। ठीक है, टेक ए मेटल डिश। हमने एक मेटल की डिश ले ली कोई भी। ठीक है, पोर वाटर इन इट, उसमें हमने पानी भर लिया। स्ट्राइक इट एट इट्स एज विद ए स्पून। हमने उसकी एज पे यानी कॉर्नर पे स्ट्राइक किया। पहले आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या किया। ये इस तरह की हमने एक मेटल ले ली, डिस्प्लेट ले ली, ये उसके अंदर पानी भर दिया। ठीक है,
पानी भरने के बाद हमने जो उसकी एज है, कॉर्नर पे हमने चम्मच से स्ट्राइक किया, यही इसने यहाँ पे बताया 2 लाइनों में। डू यू हियर द साउंड, आपको कोई साउंड सुनाई दी? अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, आपको क्या करा, दोबारा उस पर स्ट्राइक करना है और उसको टच करना। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, क्या आपने जो वो प्लेट थी या डिश थी, वो थाली जो थी, आपने उसको वाइब्रेट करते फील किया? स्ट्राइक द डिश अगेन, लुक एट द सर्फेस ऑफ वाटर, आपने क्या किया, दोबारा फिर स्ट्राइक किया तो उसके अंदर जो पानी था, आप उस पानी को देखिए, उसमें कुछ आपको मूवमेंट दिखाई दिया? डू यू सी एनी वेव्स देयर, यानी जो पानी था उसके अंदर कोई वेव्स दिखाई दिया आपको, यानी लहरें? जब आपने इस पे चम्मच से हिट किया प्लेट पे, और प्लेट के अंदर जो पानी था उससे आपको कोई वाइब्रेशन सुनाई दी, वाइब्रेशन बोल रहा हूँ, वो वेव्स दिखाई दी? कोई वेव्स पानी के अंदर दिखाई दी होंगी, ध्यान से देखिए, अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो आपको पानी के अंदर वेव्स दिखाई देंगी। डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कैन यू एक्सप्लेन द चेंज, इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी, क्या इस चीज़ से वाइब्रेशन जो है उसका कोई कनेक्शन है बॉडी से, यानी बॉडी में हमने हिट किया, वो वाइब्रेशन हमारी पानी में आ गई, तो उससे कुछ कनेक्शन है? हाँ, जाहिर सी बात है कनेक्शन है, तभी तो हमने बॉडी में हिट किया और वो वाइब्रेशन हमारे पानी के अंदर आ गई। वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूस वेव्स इन वाटर, जो वाइब्रेटिंग डिश थी उसने क्या किया, उसने वेव्स प्रोड्यूस कर दी पानी के अंदर, जो वाइब्रेशन बॉडी में प्रोड्यूस हो रही थी वो पानी में आ गई, ठीक है, इसी वजह से पानी के अंदर हमको वेव्स दिखाई दे रही थी। वी सी डैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, हम देख सकते हैं जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। इन सम केस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस, कुछ केसेस में क्या होता है, वाइब्रेशन हमारे लिए देखना विजिबल होता है, हम देख सकते हैं वाइब्रेशन को, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल, कुछ केसेस में क्या होता है कि जो वाइब्रेशन होता है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही छोटा होता है, डेट वी कैन नॉट सी देम, इस प्रकार हम वाइब्रेशन को देख नहीं पाते। हाउएवर वी कैन फील देम, बल्कि हम उनको फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं पाते। इसने कहा कि जो वाइब्रेशन है हम उनको इजीली दे सकते हैं, लेकिन कुछ वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इतना छोटा होता है, अब इतनी हल्की वाइब्रेशन होती है, हम उनका एम्पलीट्यूड तो नहीं देख पाते, हम वाइब्रेशन को नहीं देख पाते, लेकिन हम उनको फील कर सकते हैं टच करके कि हाँ ये चीज़ वाइब्रेट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी है हमारी, एक्टिविटी 13.4, इसमें क्या बताया गया इसको देखते हैं। टेक ए होलो कोकोनट शेल एंड मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक तारा, हमने कोकोनट का होल शेल लिया है, हमने म्यूजिक का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको हम एक तारा बोलते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद हेल्प ऑफ अर्थन पॉट, आप एक मिट्टी के घड़े से भी इसको बना सकते हैं। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट, आपको इस इंस्ट्रूमेंट के साथ प्ले करना है, इसको प्ले करना है या इसको बजा के देखना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका कौन कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है, ठीक है। इसको हम एक तारा बोलते हैं ये, ठीक है, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये खुद बनाया गया है। मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स, आपको क्या करना है, जो फैमिलियर है आपके लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप उनकी एक लिस्ट बनानी है और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स के बारे में पता करना है कि कौन कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है, ठीक है। अ फ्यू एग्जांपल आर गिवन इन टेबल, कंप्लीट रेस्ट ऑफ द टेबल, एक टेबल बनाई गई है, इसमें कुछ एग्जांपल जो है वीणा, ये भी इंस्ट्रूमेंट है, तबला में ऊपर फोटो दिखाई थी, ये भी इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जिसको जो हम वाइब्रेट करते हैं तो इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है और कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, पूरी बॉडी में होती है इंस्ट्रूमेंट के, या कैसे प्रोड्यूस होती है, वो सब इसमें बताया गया है, ठीक है। तो आपको टेबल कंप्लीट करनी है, जो आपके आसपास इंस्ट्रूमेंट है उनके नाम लिख के, ठीक है। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, किम्बल्स, द घटम एंड द नोट, यानी मडपोट्स एंड द करताल, ये सारे जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए गए हैं। जैसे कि ये है हमारा मंजीरा, ये लिखा है ना मंजीरा, ये मंजीरा है, ये कीर्तन वगैरह आपने देखो उसमें इसको बजाया जाता है, ठीक है ना, तो ये मंजीरा है। ये मडपोट हमारा मिट्टी का घड़ा है, इसको भी हम एज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं जिसको इसको यूज़ करना आता है। दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री में अलग अलग जगह पर ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बीटन और स्ट्रक, इंस्ट्रूमेंट जनरली बीटना यानी को पीट के बजाया जाता है, हिट करके, ठीक है। कैन यू नेम फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप, क्या आप इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम बता सकते हैं अगर आपको पता हो तो, ठीक है। आप सर्च करिएगा आसपास अपने, आपको जरूर कुछ ना कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे, या जो आपको फेरी वाले आते हैं इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप एक खुद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, ठीक है। अब वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसने यहाँ पर बनाया गया है, इस पिक्चर में दिखाया गया कैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया वो देखते हैं। ये एक एक्टिविटी है 13.5,
ठीक है, इसमें देखते हैं। टेक 6 to 8 balls of tumbler, fill them with water up to different level, increase gradually from one end to other. Now take a pencil and strike the balls gently, strike all of them in succession, you will hear pleasant sounds, this is your जल तरंग। इसने एक जल तरंग बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। इसने क्या किया है कि सिंपल सी बात है, ये कुछ 6 ग्लासेस लिए हैं इसने, अब 5 भी ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं। तो इनको इसने अलग अलग लेवल तक इसमें पानी फिल किया है। देखिए इस वाले ग्लास में इतना पानी है, इसमें उससे ज़्यादा पानी है, ठीक है। इन सब में इसने पानी का लेवल बढ़ा दिया है। देखिए इसमें कम पानी है, इसमें उससे ज़्यादा पानी है, इसमें से ज़्यादा पानी है, इसमें से ज़्यादा पानी है। तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने पानी का लेवल बढ़ा दिया है। इन सब में पानी बढ़ाता चलेगा, इसमें कम, इसमें के साथ, इसमें ज़्यादा, इसमें से ज़्यादा, इसमें से ज़्यादा, इसमें उससे ज़्यादा। इन सब में पानी का लेवल अब बढ़ा के रखा है। तो क्या किया इसने, एक पेंसिल ली, पेंसिल से हमने इस पर स्ट्राइक किया 1 by 1, तो उससे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की साउंड है। क्योंकि पानी के होने की वजह से खाली वाले ग्लास में कुछ अलग साउंड आएगी, इसमें कुछ अलग साउंड आएगी, इसमें कुछ अलग साउंड आएगी। तो डिफरेंट टाइप्स की साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है। तो ये हमारे जल तरंग का इंस्ट्रूमेंट बन गया, जिससे इसने साउंड प्रोड्यूस किया, इनको रिंग करके, इस पर पेंसिल से स्ट्राइक करके, ठीक है। इसमें बोला व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग टू एन इंस्ट्रूमेंट लाइक द सितार, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स्ड टू वाइब्रेट। जब हम किसी सितार पे क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो साउंड सिर्फ उसके एक पोर्शन से ना, अगर उसकी पूरी बॉडी से साउंड आती है। वो इंस्ट्रूमेंट फोर्स्ड टू वाइब्रेट, यानी जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है उससे वाइब्रेशन की साउंड आती है, ना कि किसी एक पोर्शन से। एंड इट इज द साउंड ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेंबर ऑफ मृदांगनम, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द मेंबर बट ऑफ द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को जब हम बजाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उसकी किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन की से साउंड ना आके पूरी बॉडी से साउंड आती है। उस मेटल की, इंस्ट्रूमेंट की पूरी बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आपने एक तारा देखा था, एक तारा में हम क्या करते हैं, इसके इस जो यहाँ पे तार है, इस पे हम इस दूसरे तार को ऐसे रोटेट करते हैं, तो आवाज़ इस तार से ना आगे इसकी पूरी बॉडी से आवाज़ आती है। इस जो हमारे हमने लिया है कोकोनट का, इससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी पूरी बॉडी से साउंड निकलती है, ठीक है। इसमें यही बताना चाह रहा है, ठीक है। आज पढ़ते हैं इसमें, व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट। जब हम बोलते हैं, जब हम स्पीक करते हैं, हम बोलते हैं, जैसे हम बात करते हैं, तो क्या हमारे शरीर का कोई पार्ट वाइब्रेट करता है? ये पहली जानना चाह रही है। सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं, हमने क्या पढ़ा है, साउंड कैसे आती है, जब वाइब्रेशन होती है तभी तो साउंड आती है। तो हम बोलते हैं तो हमारे अंदर साउंड कैसे आ रही है, क्या हमारे शरीर का कोई पार्ट वाइब्रेट कर रहा है? तो पढ़ते हैं इसमें कैसे है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, जो साउंड है वो ह्यूमंस के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है। वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, क्यों हो रही है, उसके बारे में पढ़ते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होती है। हम बोलते हैं साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन अब वो कैसे होती है, किस पोर्शन में होती है, कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। Speak loudly for a while or sing song or buzz like bee. Put your hand on your throat as shown in figure 13.8. Do you feel any vibration? अब जोर से कोई गाना गाइए, ठीक है, जोर से गाना गाइए, धीरे से गाना गाइए, या जो मक्खी की मधुमक्खी तरह होती है आवाज़ भी, कुछ भी इस तरह की आवाज़ करिए। तो क्या करना है आपको, जो पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट, जो आपका गला है, यहाँ पे आपको अपना हाथ रख के देखना है। यहाँ पे एक मोटा सा होगा, कुछ गले में होता है ना, जो हम कुछ चीज़ स्वेलो करते हैं, निकलते हैं, तो वो उसमें मूवमेंट होता है, उसको थ्रोट बोलते हैं। गले के आसपास ये जो है एडम एप्पल ही बोलते हैं इसको। तो उस पर हाथ रखिए, तो जब आप बोलते हैं आपको यहाँ पे वाइब्रेशन फील होगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपना हाथ रखा है इस वक्त, तो मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रही है। आप भी ट्राई करके देखिए, अपने गले पे यहाँ हल्का सा हाथ रखिए और कुछ बोल के देखिए, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन फील होगी। जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट में या मेटल्स में हम जो कुछ कर रहे थे, हिट स्ट्राइक कर रहे थे, वहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रही थी। In human, the sound is produced by the voice box और the larynx। जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे होती है, वॉइस बॉक्स के अंदर होती है और द लाइनेक्स के अंदर होती है। इनके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। ये भी यहाँ पे बोला है, पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट, वही जो मैंने बताया आपको अपने फिंगर थ्रोट पे रखिए, एंड फाइंड अ हार्ड बम्प डेट सीम टू मूव व्हेन यू स्वेलो। जैसे आप कुछ चीज़ स्वेलो करते सटकते हैं, तो आपको वो मोमेंट में दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पे स्वेलो हो रही है, हम चीज़ सटक रहे हैं, तो आपको साउंड ही सुनाई देगी, वहाँ पे वाइब्रेशन भी आएगी।
दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, जो ये बाहर जो हमको दिखाई देता है। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द वाइंड पाइप। जो हमारा वाइंड पाइप होता है, हवा वाला पाइप जो होता है हमारे बॉडी के अंदर से हम सांस लेते हैं अंदर जाती है, उसके ऊपर वाले पोर्शन में होता है। 2 वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। जो वोकल बॉक्स होता है हमारा, इसमें 2 वोकल कॉर्ड्स भी होती हैं, कॉर्ड्स होती हैं जो स्ट्रेच वाली पोजीशन में होती हैं, खींची हुई होती हैं दोनों। द वॉइस बॉक्स और लाइनेक्स इन सच ए वे दैट इट लीव अ नैरो स्लिट बिटवीन दैम ऑफ पासिंग ऑफ एयर। क्या होता है कि जो ये वोकल कॉर्ड होती है इनके बीच में स्लाइटली हल्का सा स्पेस होता है, जिसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर हम जो सांस लेते हैं चली जाती है। देखिए यहाँ पे वोकल कॉर्ड दिखाई गई हैं दोनों, ठीक है। उसके यहाँ स्लाइटली से होल होता है, यहाँ पे ये अंदर की तरफ जो हम सांस लेते हैं जो एयर होती है वो अंदर चली जाती है, उसके लिए छोटा सा होल होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, 2 वोकल कॉर्ड होती हैं, ठीक है, जो कि एक वॉइस बॉक्स के अंदर होती हैं, ठीक है। वॉइस बॉक्स इन ह्यूमन, ये दिखाया गया है इसमें, ठीक है, फिगर दिखाई गई है। व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जब हमारे लंग्स है हमारे बॉडी के, जब वे हवा को बाहर की तरफ फोर्स करते हैं उस स्लिट वाले होल से, छोटे से होल के थ्रू, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। जो वोकल कॉर्ड्स हैं दोनों वाइब्रेट करती हैं। जब हम अंदर हमारे फेफड़े हवा को बाहर आउट करते हैं तो ये वाइब्रेट करती हैं, ठीक है। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, ठीक है। प्रोड्यूस साउंड, जब वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे गले के अंदर। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। जो मसल्स हमारी कॉर्ड के साथ अटैच है हमारी कॉर्ड को टाइट भी कर सकती हैं और लूज भी कर सकती हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड आर टाइट एंड थिन द टाइप ऑफ क्वालिटी वॉइस इज डिफरेंट। जब वोकल कॉर्ड की, जो हमारी वोकल कॉर्ड टाइट है, अगर हमारी वोकल कॉर्ड टाइट है या थिन या पतली है, तो जो हमारी वॉइस की क्वालिटी है वो भी अलग हो जाती है। इसी प्रकार फॉर्म डेट व्हेन दे आर लूज एंड थिक, लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड फंक्शन। कुछ लोगों की आवाज़ पतली होती है, कुछ की भारी होती है, तो सब हमारा जो है वोकल कॉर्ड के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। तो वोकल कॉर्ड से जब हमारे अंदर से हम सांस लेते हैं तो वोकल कॉर्ड के बीच में हवा निकलती है तो वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट की वजह से वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। इस तरह से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल दिखाया है कि जैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह एक एग्जांपल क्या है, जैसे हमारी वोकल वर्क करती है, ऐसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल शो करें, देखते हैं कैसे करते हैं। सेम यही प्रोसीजर है जो यहाँ पे बताया एक्टिविटी नंबर 13.6 में। इसमें बताया गया टेक 2 रबर स्ट्रिप ऑफ द सेम साइज। 2 सेम साइज की रबर स्ट्रिप ली, प्लेस दिस 2 पीसेस ऑन अबाउ द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइटली। 2 स्ट्रिप ली हमने रबर की, उनको दूसरे के ऊपर रखकर उनको स्ट्रेच कर दिया, ठीक। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप। अब जिसके बीच में जो गैप है वहाँ से हमने एयर को ब्लो आउट करा है, इसमें फूंक मारी, ठीक है, बिटवीन देम, उनके बीच में से। जैसे फिगर में दिखाया गया ये वाला, ठीक है, ये दिखाया गया ये लड़की इसके बीच में से एयर को ब्लो आउट कर रही है, ठीक है। एज द एयर ब्लो थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप, जैसे उसमें से हवा को हम ब्लो करेंगे, ब्लो आउट करेंगे, मारेंगे फूंक को, अ साउंड इज प्रोड्यूस, एक साउंड प्रोड्यूस होगी। यू कैन ऑल्सो टेक पीस ऑफ पेपर, आप एक पेपर का पीस भी ले सकते हैं इसे ऐसा करने के लिए। विद नैरो स्लिट एंड होल इट बिटवीन योर फिंगर्स एज शोन इन फिगर। अब इसने तो कर दिया, 2 स्ट्रिप ली, दूसरे 2 स्ट्रिप ली, उनके बीच में स्पेस था, उसमें से हवा मारी, फूंक मारी, तो उन्होंने वाइब्रेट किया और साउंड प्रोड्यूस हुई। अब एक और एक्टिविटी इसने किया गया, एक पेपर लिया, उसके बीच में खोल किया, उनका ऐसे बेंड किया, उसमें से जैसे लड़का दिखाई दे रहा है ना हवा मारता हुआ, हवा को ब्लो आउट करता हुआ, एयर को इसने ब्लो आउट किया तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस हुई। इसने क्या किया, नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन द साउंड। आपको साउंड भी सुनाई देगी जब वो आपस में वाइब्रेट करेंगी। आवर वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड इन सिमिलर मैनर। जो हमारी वोकल कॉर्ड है ना, दो वोकल कॉर्ड हैं, ये भी ठीक इसी प्रकार वर्क करती हैं जैसे ये दोनों एक्टिविटी दिखाई है। जैसे इसमें आवाज़ें निकली हैं, इस वाली एक्टिविटीज में इन दोनों में हमने हवा मारी, इसमें ब्लो किया एयर को और साउंड निकली, ठीक उसी प्रकार हमारी वोकल भी वर्क करती है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, द वोकल कॉर्ड इन ए मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, ठीक है। जो वोकल कॉर्ड होती हैं 20 mm लॉन्ग होती हैं, हमारी जो बॉडी की वुमेन्स की जो होती हैं 20 mm लॉन्ग होती हैं। इन वुमेन दीज आर अबाउट 15 mm लॉन्ग, और जो वुमेन में होती हैं ये 15 mm लॉन्ग होती हैं, ठीक है। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड, जो बच्चे होते हैं उनकी वोकल कॉर्ड बहुत ही छोटी होती है, बहुत कम छोटी होती है। दिस इज द रीजन वाई द वॉइस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। इसी वजह से जो वॉइस होती है मैंस की और वुमेन्स की और बच्चों की वो अलग अलग होती है वोकल कॉर्ड के अकॉर्डिंग। मैन की थोड़ी आवाज़ अलग आती है, भारी सी आती है, वुमेन की थोड़ी थिक आती है और
बहुत बारीक सी आवाज़ आती है। बच्चों की आवाज़ भी बारीक होती है लेकिन बहुत अलग होती है मैन और वुमेन के मुकाबले, तो कोड की लेंथ की वजह से ही होता है। ठीक है, 13.3 नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है, साउंड नीड ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन। साउंड को जो है एक मीडियम की आवश्यकता होती है, उसको चलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए या कहीं ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो पढ़ते हैं, व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस। एक एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, पहले एक्टिविटी दिखाई गई है। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंड एट अ डिस्टेंस योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस। आप अपने फ्रेंड से एक दूरी पे खड़े हैं, आपसे सपोज करें थोड़ी दूर खड़ा है और आप उसको बुला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, तो उसको आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, वो आपकी आवाज़ सुन पा रहा है। हाउ डज द साउंड प्रोपोगेट और ट्रैवल टू ईयर। साउंड प्रोपोगेट कैसे हुई, कैसे ट्रैवल किया उसने, कैसे उसको सुनाई दिया, उस तक कैसे पहुंची वो। हमने यहाँ पे बोला, हमने उसको यहाँ से आवाज़ लगाई लेकिन उसको वहाँ पे सुनाई देगी जो हमसे दूर खड़ा है, तो वो कैसे उस तक पहुंची उसके बारे में हम देखते हैं। एक्टिविटी 13.7 में बताया गया, इसके बारे में पढ़ते हैं। टेक ए मेटल और ग्लास टम्बलर। हमने एक ग्लास लिया है कंच का, ये रहा। मेक श्योर डेट इट्स ड्राई। ये बिल्कुल ध्यान रहिए, सूखा होना चाहिए, इसे गीला ना हो। प्लेस ए सेल फोन इन इट। उसमें हमने एक सेल फोन रख दिया। ठीक है, रिमेंबर डेट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर। ध्यान रहे, इस ग्लास के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, कभी आप पानी रख लो, ये सूखा ग्लास होना चाहिए कोई भी ग्लास का। ठीक है, ये मेटल का। आस्क योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, लिसन टू द रिंग केयरफुली। अपने फ्रेंड से बोलिए कि एक मेरे को कॉल करे इस नंबर पे, ये जो फ़ोन इसके अंदर रखा है, जब वो कॉल करेगा तो आपको क्या करना है, इसकी साउंड ध्यान से सुननी है। सुन ली, सुनने के बाद नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड। फिगर नंबर 8 पिक्चर में दिखाया गया। पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग अगेन, लिसन द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर। क्या किया हमने, इसमें गिलास रखा, उसने रिंग किया। ठीक है, रिंग किया, फोन बजा, हमने आवाज़ सुन ली। अब क्या करा, इसने ग्लास को उठाया और अपने मुंह पे लगाया। मुंह पे लगाने के बाद इसको चारों तरफ से कवर कर लिया ग्लास को। ठीक है, और इसके अंदर से सांस भरी, ग्लास के अंदर से सांस भरी, यानी ग्लास के अंदर जो एयर थी उसने उसको अपने मुंह के अंदर ले लिया, सक कर लिया, अंदर को सोख लिया सांस भर के, मुंह से, नाक से नहीं, मुंह से ग्लास के अंदर सक करके उसके अंदर जो एयर थी, ग्लास के अंदर जितनी भी हवा थी उसको अपने अंदर खींच लिया। तो ग्लास के अंदर कोई किसी प्रकार की एयर नहीं रही। तो इस समय क्या हुआ, डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक द एयर। क्या जो आवाज़ थी वो हल्की हो गई, कम हो गई जब आपने उसको सक कर लिया, यानी ग्लास के अंदर जो हवा थी आपने उसको सक कर लिया मुंह के लगा के, और अपने फ्रेंड से कहा कि अब कॉल करो। जब उसने कॉल किया तो क्या आपको आवाज़ कम सुनाई दी, थोड़ी आवाज़ कम हुई, हाँ आवाज़ कम हो जाएगी। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, डज द साउंड बिकम लाउड अगेन। अब आप क्या करिए, उस टम्बलर को या अपने ग्लास को अपने मुंह से हटा दीजिए, आपको साउंड फिर से झुकी तो सुनाई देगी, तेज सुनाई देगी। तो इस चीज़ से आप क्या समझे, इस चीज़ से क्या समझे, इस चीज़ का मतलब यह है कि जब हमने उसके अंदर से एयर को सक कर लिया, एयर को हमने खींच लिया, उसके अंदर एयर नहीं रही, कोई भी किसी प्रकार का मीडियम नहीं रहा, तो आवाज़ हमारी साउंड जो थी, जो फ़ोन की रिंगिंग साउंड थी, वो ट्रैवल नहीं कर पा रही थी किसी मीडियम ना होने की वजह से। तो इसमें आगे पढ़ते हैं, यही बताया गया होगा। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन इट इज़ पॉसिबल डैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग। इसने कहा कि यह इसका पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है, क्यों पॉसिबल हुआ ऐसा कि जब आपने उस टम्बलर के अंदर से एयर को सक कर लिया, उसकी वजह से क्या हो गया, जो आवाज़ आ रही थी उसकी लाउडनेस कम हो गई, आवाज़ की लाउडनेस कम हो गई, वो ट्रैवल ठीक से नहीं कर पा रही थी उसके अंदर एयर ना होने की वजह से, क्योंकि हमने मुंह से सारी एयर सक कर ली थी। ठीक है, इंडीड इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर यू विल नॉट लिसन एनी साउंड। अगर आप अच्छे तरीके से उसके अंदर से सारी एयर को सक कर लेते हैं, ग्लास के अंदर से बिल्कुल कम्प्लीटली ग्लास के अंदर सारी एयर को सक कर लेते हैं, तो आपको आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, अगर आप ग्लास के अंदर सारी आवाज़ सक कर पाते हैं। लेकिन आपने जबकि वो सारी नहीं की थी, कुछ अमाउंट तक आपने इसके अंदर से एयर को अपने अंदर सक कर लिया था, सक मैंने इसको अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लिया था मुंह के थ्रू। ठीक है, तो अगर उसके अंदर से सही तरीके से अगर सारी हवा खींच ली जाए तो उसके अंदर से आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। एक्चुअली साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रैवल। इसका मतलब सिंपल से निकलता है कि जो आवाज़ है उसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, मीडियम यानी कोई माध्यम चाहिए होता है चलने के लिए। व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द वेसल इट्स सेड दैट देयर इज़ ए वैक्यूम। अगर किसी वेसल से, किसी ग्लास के अंदर से आप कम्प्लीटली
एयर को रिमूव कर दे, उसके अंदर से सारी हवा को निकाल दे, तो उस कंडीशन में कहा जाएगा कि इसके अंदर वैक्यूम है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। यानी किसी वेसल के अंदर की एग्जिट हो जाना, एयर को बाहर निकल जाना, उसको हम वैक्यूम कहते हैं। उसके अंदर किसी प्रकार की एयर नहीं है तो उसको हम वैक्यूम कहते हैं। इन द वेसल द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड्स, लेट अस फाइंड आउट। तो उसने कहा कि जो साउंड है हमारी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब समझ में आ गया आपको? क्या गिलास वाला हमारा एक्टिविटी क्या परफॉर्म करती है भाई? गिलास के अंदर अगर एयर है तो हमें आवाज़ आ रही थी, हमने इसको शक नहीं किया था, लेकिन जब हमने मुंह से उसके अंदर से एयर को खींच लिया तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया, थोड़ा थोड़ा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। जब वैक्यूम क्रिएट हो गया तो उसके अंदर एयर क्वांटिटी कम होगी, मतलब सिंपल सी बात है। तो हमारी जो साउंड थी वो ट्रैवल नहीं कर पा रही थी, इसकी वजह से हमको आवाज़ कम सुनाई दे रही थी। अब हम पढ़ते हैं, डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड्स, क्या साउंड लिक्विड यानी पानी में ट्रैवल कर सकती है? भाई एयर में तो ट्रैवल कर सकती है, हम समझ गए। अगर हवा होगी तो साउंड ट्रैवल करेगी। क्या साउंड लिक्विड यानी पानी में भी ट्रैवल कर सकती है? लिक्विड कुछ भी हो सकता है। टेक ए बकेट और ए बाथ टब, फिल इट विद क्लीन वाटर, टेक ए स्मॉल बेल इन वन हैंड। आपको एक बाथ टब लेना है, उसके अंदर पानी से भर लेना है क्लीन वाटर से, और एक हैंड बेल ले लेना है, घंटी लेनी है। शेक द बेल इनसाइड द वाटर, आपको उस बेल को पानी के अंदर शेक करना है, हिलाना है। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट, ध्यान रहे जो बेल है वो बॉडी की, वो बकेट की बॉडी को टच ना करे, बकेट की जो बॉडी है उसको बेल टच ना करे। ठीक है। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, आपको ध्यान से अपने कान को पानी की सरफेस पे ऐसे रखना है, थोड़ा तिरछा करके, जैसे इस पिक्चर में रखा हुआ है इसने। ठीक है, पानी की सरफेस पे रखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, बी केयरफुल द वाटर शुड नॉट एंटर इन, ध्यान रहे जो पानी है वो आपकी ईयर में एंटर ना करे। आपको इस तरह से कान रखना है, कभी आप पूरा डुबा दो उससे आपके कान में पानी की एंट्री हो सकती है। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, जब आप उस बेल को बजा रहे हैं क्या आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स, क्या ये इंडिकेट करता है कि जो बेल है वो पानी के अंदर, जो साउंड है पानी के अंदर ट्रेवल कर सकती है? हाँ, इसका मतलब यस है, इसका आंसर यस है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड। ठीक है, तो ये सब यहाँ पहले क्या करें, ओहो दैट इज हाउ द वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। इसने कहा कि पहले नहीं, जो डॉल्फिन्स और वेल्स वगैरह में ठीक इसी प्रकार आपस में बातें करती हैं, इसी तरह आपस में कम्युनिकेशन करती हैं में पानी के अंदर जो वेल्स और डॉल्फिन्स वगैरह होती हैं, जो फिशेस होती हैं। ठीक है, तो यानी पानी के अंदर भी ट्रैवल कर रही है, एयर के अंदर भी ट्रैवल कर रही है। अब लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड आल्सो, क्या फाइंड आउट करते हैं क्या जो वॉइस है, जो साउंड है, वो साउंड मेटल्स के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है, या सॉलिड, जो सॉलिड चीज़ें उसके अंदर भी ट्रैवल कर सकती है। भाई एयर में कर रही है, लिक्विड में कर रही है, अब सॉलिड भी तो है हमारी, सॉलिड मेटल भी तो है, उनके अंदर भी ट्रैवल कर सकती है। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 13.9 में क्या बताया गया। टेक ए मीटर स्केल, हमने एक मीटर स्केल लिया है, नहीं स्केल होता है जो मीटर करने के लिए काम आता है, मेजर करने के लिए, थोड़ा मेटल टाइप होता है ये, और लॉन्ग मेटल रोड, एक मेटल की रोड भी ले सकते हैं। एंड होल्ड इट वन एंड ऑफ योर ईयर, हमने उसको अपने कान पे रख लिया एक फ्रेंड ने। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल, क्या किया दूसरे फ्रेंड को बोला इसने इसको कि इसके दूसरे एंड पे यहाँ पे इसको स्क्रैच करके, इसको घिस थोड़ा सा, इस पे टैप कर, किसी तरह का हिट कर, तो क्या होगा जो साउंड है वो ट्रेवल होते हुए यहाँ पे जो दूसरा पर्सन है इसके कान में सुनाई देगी। ठीक है, साउंड ट्रेवलिंग थ्रू ए मीटर स्केल, यहाँ पे हमने स्क्रैचिंग की, यहाँ पे हमने हिट किया, आवाज़ वहाँ पे सुनाई दी, इस कान पे सुनाई दी। कैन यू हियर द साउंड, क्या आप साउंड सुन सकते हैं ऑफ द स्क्रैचिंग? हाँ, सिंपल सी बात है, स्क्रैचिंग हमको साउंड सुनाई देगी। आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड, अपने फ्रेंड से पूछे क्या वो भी सेम साउंड सुन पा रहे हैं। तो इसमें हमने एक्टिविटी थी कि हमने सॉलिड में क्या पता कर लिया कि हाँ सॉलिड में साउंड कैसे ट्रैवल करती है, हाँ सॉलिड में साउंड ट्रैवल कर सकती है, ये एक्टिविटी परफॉर्म की हमने। ठीक है, यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबाव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर एट द वन एंड ऑफ द लॉन्ग वुडन और मेटेलिक टेबल, यही सेम एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं एक लकड़ी की टेबल पे या कोई मेटेलिक टेबल पे। एंड आस्किंग योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द टेबल। ठीक है, इसमें वही किया, देखिए ये एक टेबल है, टेबल के इस वाले पोर्शन पे एक बच्चा इसे अपना कान रख के लेट गया। ठीक है, उसका कान टेबल के साथ टच है। दूसरा पर्सन यहाँ बैठा है, इसने क्या किया, यहाँ पे कुछ स्क्रैचिंग की, यहाँ पे यानी इसको खुरचना स्टार्ट किया, घिसना स्टार्ट किया, इस पर टेबल पे कुछ टैप किया, तो वो साउंड दूसरे वाले बच्चे को सुनाई देगी इस टेबल के थ्रू सुनाई देगी, क्योंकि उसका कान टेबल के साथ अटैच है।
तो यहाँ पे साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं कि जो साउंड है वो सॉलिड साउंड जो है सॉलिड के थ्रू भी ट्रेवल करती है। अब हम पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बताया गया है, वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल। तो हमने क्या फाइंड आउट किया है कि जो साउंड हमारी मेटल के और वुड के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड, इनफैक्ट जो साउंड सॉलिड के थ्रू भी ट्रेवल करती है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू शो दैट साउंड कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू ए स्ट्रिंग। आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं कि जो साउंड है वो किसी स्ट्रिंग या धागे के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है। इस एक्टिविटी में दिखाया गया है। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन, क्या आपने एक टॉय टेलीफोन बनाया है। कैन यू से डैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग, क्या आप कह सकते हैं, ये बता सकते हैं कि जो साउंड है वो एक थ्रेड के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है। तो आप ये टॉय टेलीफोन बना सकते हैं। आपको कोई कप लेने हैं इस तरह के, आप थर्मोकोल कप ले सकते हैं, एक इधर और इन दोनों के बीच में होल्ड करके इसमें धागे को बांध कर दे, टाई कर दे। जब एक पर्सन इधर से इसमें बोलेगा, कुछ स्पीक करेगा, तो इस वाले दूसरे पर्सन को उसको सुनाई देगा। ठीक है। ये बनाए अ टॉय टेलीफोन, ये भी आप बना सकते हैं। वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड एंड इट्स कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन ए मीडियम। द मीडियम कुड बी अ गैस, लिक्विड और ए सॉलिड। हाउ डू वी हियर इट। हमने पढ़ा है कि जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस करती है और वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में कैरी कर सकती है इन ए मीडियम, जो मीडियम होगा। द मीडियम कुल्ड भी गैस, जो मीडियम है हमारा वो कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। अब गैस में हमारी एयर ही थी, एक तरह गैस ही है वो एयर हमारी। ठीक है। लिक्विड हमने वाटर यूज़ किया, सॉलिड में हमने मेटल यूज़ किया है, टेबल यूज़ की है। ठीक है। और ये भी एक तरह का मेटल सॉलिड में ही आएगा, इस तरह का एक्टिविटी जो उन्होंने टॉय बनाया, टॉय टेलीफोन। ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं हम हाउ डू वी हियर इट। अब हम साउंड तो प्रोड्यूस होगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगी कि साउंड प्रोड्यूस होगी, कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे कैसे ट्रैवल होती है। अब हम इसको सुनते कैसे हैं, हमें सुनाई कैसे देती है, हमें आवाज़ सुनाई कैसे देती है, हम इसको पढ़ते हैं हाउ डू हियर इट, हम इसको कैसे सुन पाते हैं। ठीक है। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, हम साउंड को अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम अपने कानों के द्वारा क्या सुनते हैं साउंड को। ठीक है। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक ए फनल, जो हमारा शेप होती है कान की, आउटर शेप होती है, जो बाहरी वाला हिस्सा होता है कान का, वो एक फनल की तरह होता है, लाइक ए फनल। फनल आपने देखा होगा, फनल हम कह सकते हैं जैसे कि पुराने टाइम में पेट्रोल वगैरह फिलिंग किया जाता था किसी बकेट में, तो एक फनल यूज की जाती है उसमें डालने के लिए, कुछ इस टाइप की हमारी फनल होती है। आप फनल देख सकते हैं, पूछ अपने घर में पता कर सकते हैं कि फनल क्या होता है, जिसको हम कोन भी बोलते हैं एक टाइप में। कोन तो आप लोग जानते होंगे। वैन साउंड एंटर इट, जब उसमें साउंड एंटर करती है, इट ट्रेवल्स डाउन ए कैनाल, जब उसमें साउंड एंटर करती है वो ट्रेवल करती है नीचे की तरफ को कैनाल में। एट द एंड ऑफ विच देयर इज ए थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम। हमारे कान में साउंड एंटर करी, एक टनल होती है कान के अंदर वाले पोर्शन में, उसमें उसने ट्रेवल किया, और एंड में जाके क्या होता है, एक हल्की सी मेम्ब्रेन की परत का पोर्शन अटैच हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। वो ईयर ड्रम पे जाके पहुंच जाती है, ईयर ड्रम तक पहुंच जाती है। इट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शन, जो ईयर ड्रम है वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम्स डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम हमने बता दिया। अब हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हम देखते हैं कि ईयर ड्रम क्या परफॉर्म करता है। ईयर ड्रम तक हमारी साउंड पहुंच गई कान में, अब ईयर ड्रम उसमें क्या करेगा, तो उसको समझने के लिए हमें पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि ईयर ड्रम का हम मॉडल बनाते हैं और कैसे हमारा ईयर ड्रम वर्क करता है। इसमें हमने ईयर ड्रम का एक मॉडल बनाया है, ये जो दो बच्चे दिखाए गए हैं इस पिक्चर में। ठीक है। उसके बारे में देखते हैं कैसे बनाया गया है। अब देखते हैं हम एक्टिविटी 13.10 में, इसमें क्या बताया गया है। टेक ए प्लास्टिक और टिन कैन, हमने एक प्लास्टिक का और टिन का कैन लिया है, कट इट एंड्स, हमने उसके दोनों एंड्स को कट कर दिया। स्ट्रेच ए पीस ऑफ रबर बैलून अक्रॉस ऑन द वन एंड, हमने इसके एक एंड पे क्या किया, हमने स्ट्रेच करके खींच के एक रबर बैंड लगा दिया जो बैलून का था, यानी बैलून का एक पोर्शन इसमें हमने अटैच करके लगा दिया। ठीक है। एंड फास्टन इट विद ए रबर बैंड, हमने उसके रबर बैंड से कस दिया, इसके चारों तरफ रबर बैंड लगा के उसको कस दिया, इससे उस पर उतरे ना। पुट 4 और 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई केयर्स ऑन द स्ट्रेच रबर, यानी जो उसके इस वाले पोर्शन पे हमने 4-5 दाने घेर दिए, ग्रेन्स गेहूं के, या फिर हमने कुछ भी थर्मोकोल बॉल्स के इसके ऊपर घेर दिए। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे हुर्रे, आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि हुर्रे हुर्रे करके कुछ बोले, यानी कुछ भी बोले, जरूरी नहीं हुर्रे हुर्रे, कोई भी मतलब कुछ भी बोले। इसमें दिखाया गया है, लिखा है कि हुर्रे हुर्रे बोले, नीचे वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन में बच्चा बोल रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा।
यहाँ पे इसने आवाज़ दी, हुर्रे हुर्रे करके बोला, और ऊपर से कवर है ये, ठीक है, इस पर लगा है ये बैलून की रबड़ लगी है, ऊपर ग्रेन्स है। तो क्या हुआ जब उसने हुर्रे हुर्रे इसमें बोला, फ्रॉम द ओपन एंड, दूसरे ओपन वाले एंड से, ऑब्जर्व व्हाट हैपन ऑफ द ग्रेन्स, ऑब्जर्व करिए कि ग्रेन्स के साथ क्या होगा। व्हाई डू द ग्रेन्स जंप एंड डाउन, क्या हुआ, ग्रेन जंप करे और जंप करके गिर गए, ठीक है, इस एक्टिविटी में यही हुआ है। तो ठीक यही प्रोसेस हमारे ईयर ड्रम के साथ होती है इसी प्रकार की, ठीक है। इसमें हम करते हैं अंडरस्टैंडिंग एक्शन ऑफ द ईयर ड्रम, इसी प्रकार ईयर ड्रम का एक्शन होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो एक्टिविटी थी, एक्टिविटी आपको समझा दी गई। अब इसमें बताया गया कि ईयर ड्रम का वर्क कैसे होता है, सेम इसी प्रकार का होता है। द ईयर ड्रम इज लाइक ए स्ट्रेच रबर सीट, जिस तरह वहाँ पे स्ट्रेच रबर सीट थी बैलून की, ठीक उसी प्रकार ईयर ड्रम की भी एक स्ट्रेच रबर सीट होती है, ठीक है। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, जो साउंड वाइब्रेशन है वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं, यानी जो साउंड हमारे कान के थ्रू होते हुए कैनल के थ्रू होते ईयर ड्रम के पास पहुंची, वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेशन को सेंड कर देता है अंदर वाले ईयर पोर्शन को, जो ईयर ड्रम से आगे होगा। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, वहाँ से उसको सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक तरीके से सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन को चले जाता है, ब्रेन को चले जाता है। डेट इज हाउ वी हियर, इसी प्रकार हम इस तरह से हम सुन पाते हैं। आया समझ में भाई, साउंड प्रोड्यूस हुई हमारे कान में, एंटर हुई, ये हमारे ईयर का डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पे ईयर है ये, इसमें एंटर हुई, ये कैनाल है वाला पोर्शन कैनाल है, और ये हमारा ईयर ड्रम दिखाया गया है, ठीक है। इनर ईयर ड्रम में ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, उससे वो अंदर वाले पोर्शन में गई और वहाँ से वो नर्व्स के थ्रू होकर हमारे ब्रेन तक पहुँच जाती है। तो अभी इनर डायग्राम दिखाया गया है, देखिए ये रहा ईयर ड्रम, ये वाला पोर्शन क्या है, ईयर ड्रम है, ठीक है। और ये हमारा इनर ईयर, जिस इनर ईयर की बात करें ना, ईयर ड्रम इनर ईयर को सेंड कर देता है, ये हमारा इनर ईयर है, यानी अंदर वाला कान का पोर्शन है, हम अंदर वाला कान हम इसको बोल पा रहे हैं, ये वाला है इनर ईयर, इनर ईयर नोट ईयर। तो ईयर ड्रम क्या करता है, वाइब्रेट करके और साउंड को इनर ईयर में भेज देता है, और यहाँ से हमारे फिर ब्रेन्स को चली जाती है, इस प्रकार हम सुन पाते हैं, ठीक है, इस तरह से हमको सुनाई देता है। वी मस्ट नेवर पुट ए शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इनटू आवर ईयर, हमें कभी भी कोई नुकीली चीज़ या हार्ड थिंग अपने कान में एंटर नहीं करनी चाहिए। इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, ये ईयर ड्रम को डैमेज कर सकती है, हमारे कान का जो ईयर ड्रम होता है जिसको हम पर्दा बोलते हैं, उसको डैमेज कर सकती हैं, जो बहुत ही नाजुक होता है, ठीक है। द डैमेज्ड ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग, ईयर ड्रम का डैमेज होने से आपको सुनने में तकलीफ हो सकती है, आपको सुनाई नहीं देगा, और ये आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है आपके कानों के लिए, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। ओ सॉरी, यहाँ से छूट गया ये, एक बार यहाँ से पढ़ते हैं, एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 13.5, ठीक है। 13.5 में हम पढ़ते हैं, हम एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी लर्न दैट द to and fro motion of the object is known as vibration, this motion is also called oscillatory motion। हमने पढ़ा है कि जब हम टू और फ्रो मोशन होता है, यानी आगे पीछे मूवमेंट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, ये लेफ्ट एंड राइट किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट मोशन हो रहा है, बार बार हो रहा है, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं, वाइब्रेशन हो रही है। और दिस मोशन, इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा आगे, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन, आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा ऑसिलेटरी मोशन के बारे में, एंड इट्स टाइम पीरियड, और उसके टाइम पीरियड्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ध्यान से पढ़िएगा, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, एक सेकंड में जितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, जो फ्रीक्वेंसी है उसको हर्ट्ज में नापा जाता है, यानी जैसे हम वेट को किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है, लेंथ को मीटर में नापते हैं, इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी है उसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। इट्स सिंबल इज HZ, इसका सिंबल क्या होता है, HZ होता है, हर्ट्ज, यानी किलो का, किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, kg होता है, इसी तरीके से इसका सिंबल HZ होता है फ्रीक्वेंसी का। A frequency of 1 Hz is 1 oscillation per second. If an object oscillates
20 टाइम्स इन 1 सेकेंड व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। सपोज इसने कहा कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम, अगर एक ऑब्जेक्ट 20 बार ऑसिलेट्स कर रही है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सिंपल सी बात है, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 होगी, यानी 20 उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यानी वो 1 सेकेंड में 20 बार वाइब्रेट कर रही है, 1 सेकेंड में 20 टाइम्स वाइब्रेट कर रही है या ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी समझिएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? किसी का 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार उसका वाइब्रेशन हो रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार वाइब्रेट कर रही है। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। आपने कुछ ऑब्जेक्ट देखी होंगी, फैमिलियर होंगी, जो बिना मतलब कि विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम, यानी जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, बिना दिखे ही साउंड प्रोड्यूस कर रही होती हैं। कुछ इस तरह की ऑब्जेक्ट्स भी होती हैं, जैसे कि, ठीक है, बहुत सारी इस तरह की साउंड्स आपको दिखाई देंगी जो कि बहुत ही कम समय वाइब्रेट कर रही हैं और आपको साउंड सुनाई देती है। हाउ इज इट पॉसिबल? दिस साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू रिकॉग्नाइज दैम। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर मेक दैम डिफरेंट एम्पलीट्यूड? क्या आपने सोचा है कि वे डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, उनका एम्पलीट्यूड किस तरह डिफरेंट होता है उनसे? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। जो एम्पलीट्यूड है और फ्रीक्वेंसी है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं साउंड के। कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी? क्या हम साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बेस पर? जैसे साउंड है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी और एम्पलीट्यूड भी है, तो क्या हम इनके बेस पर उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो फिर पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड किस प्रकार, फ्रीक्वेंसी और जो है ये दोनों कैसे डिफ्रेंशिएट करती हैं। एक्टिविटी दी है, एक्टिविटीज हम समझते हैं। इसमें दिया है ये लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस एंड पिच दिया है, इन दोनों के बारे में पढ़ने। लाउडनेस तेज और पिच माने उसकी वो किस तरह उसकी पिच है, कितना उसका डिस्टेंस है, पिच कम है या ज़्यादा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। टेक ए मेटेलिक टम्बलर एंड द टी स्पून स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर। एक ग्लास लिया हमने, ठीक है, ठीक है, उसके हमने कॉर्नर पे इसको हिट किया है एक चम्मच से। ठीक है, एक थर्मोकोल बॉल हमने यहाँ पे अटैच की हुई है, ये धागे में लटका के, और ये लटका हुई है जो कि इसके साथ अटैच है, हमने इसके साथ टच की हुई है, अटैच नहीं है, फ्री है मूवमेंट में, बस इसके साथ टच है। तो क्या किया हमने, हियर द साउंड प्रोड्यूस, नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन। इज द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड? आपने क्या किया, जो आपने जो किया है चम्मच से उस पर हिट किया है, जैसे हिट किया है तो हिट करने पे आवाज़ आपको तेज आई है, आपने उसको तेज़ी से हिट किया तो आवाज़ भी आपको तेज़ी से सुनाई दी होगी। ठीक है, नाउ सस्पेंड अ स्मॉल थर्मोकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर। हमने क्या किया, जो हमने क्या किया, एक थर्मोकोल की बॉल ली और इसको उसके साइड में लटका दिया टम्बलर के, और हमने इसको हिट किया। वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट। हमने क्या किया, टम्बलर पे हिट करके उसको वाइब्रेट किया। सी हाउ फार बॉल इज डिस्प्लेस। जैसे हमने इस पर टम्बलर पे हिट किया जोर से, तो क्या बॉल दूर तक डिस्प्लेस हुई, तो हमको देखना कितनी दूर तक डिस्प्लेस हुई। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज मेजर्ड ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। यानी जितनी दूरी पर वो गई उससे हम एम्पलीट्यूड को मेजर कर सकते हैं कि हिट करने पर कितना एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस हुआ है, कितना एम्पलीट्यूड इसका आया है। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड ए लिटिल हार्डर। आपको टम्बलर को धीरे से हिट करना है, ठीक है, धीरे से उसको तेजी से हिट करना है। कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन 2 केसेस इन विच केसेस एम्पलीट्यूड इज लार्जर। आपने उसको 2 बार हिट किया अच्छे से, एक बार हल्के से हिट किया, तब आपने उसकी वो एम्पलीट्यूड देखा कि बॉल कितनी दूर गई। फिर उसको धीरे से और हिट किया, जब धीरे से हिट किया तो वो कम गई होगी, यानी जिसको तेज हिट किया तो दूर गई होगी बॉल, धीरे से हिट किया तो काफ़ी कम दूरी पे गई होगी। जो एक्टिविटी दिखाई है, जैसे हम इस पर टेबल स्पून से इस पर हिट करेंगे तो ये बॉल थोड़ी सी दूर जाएगी, जब जोर से हिट करेंगे तो काफ़ी दूर तक जाएगी। तो इससे क्या है, हम एम्पलीट्यूड का पता लगा पा रहे हैं कि किस तरह वो उससे दूर जा रही है, किस तरह उसके पास जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्टिविटी दी गई है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यानी लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी जो आवाज़ का लाउडनेस है वो डिपेंड करता है, यानी प्रोपोर्शनल है, अब उसके प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड, यानी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसके वाइब्रेशन के प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जाम्पल, अब समझते हैं कि इसमें कैसे प्रोपोर्शनल है।
इफ़ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 4। यदि किसी ऑब्जेक्ट का हम एम्पलीट्यूड ट्वाइस करते हैं तो यानी लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाती है, यानी 4 टाइम्स उसकी हो जाती है, लाउडनेस 4 टाइम हो जाती है, फैक्टर 4 हो जाता है। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। जो लाउडनेस है वो डेसिबल में एक्सप्रेस की जाती है, यानी कितने डीबी में, जैसे एक मेजर करने की क्वांटिटी है। द फ्लोइंग टेबल्स गिव सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्स। ये कुछ डाटा दिया है जिससे हम पता चलता है कि किस साउंड की कितनी डेसिबल है, ठीक है। डीबी का मतलब होता है डेसिबल, डेसिबल में काउंट होता है एक तरीके से। नॉर्मल ब्रीथिंग वो 10 डेसिबल तक की होती है। सॉफ्ट विस्पर यानी कुछ गुनगुनाहट की आवाज़ें या इस तरह की आवाज़ें में 30 डेसिबल तक की होती हैं। नॉर्मल कन्वर्सेशन हम जो बात करते हैं वो 60 डेसिबल तक की होती है। बिजी ट्रैफिक वो 70 डेसिबल तक की साउंड प्रोड्यूस होता है। एवरेज फैक्ट्री वो 80 डेसिबल तक की साउंड प्रोड्यूस होता है। अबाउ 80 डेसिबल द नॉइज बिकम फिजिकली पेनफुल। 80 dB से ऊपर तक की जो साउंड होती है, जो नॉइज़ होती है, वो हमारे लिए फिजिकली पेनफुल होती है, हमारे कानों को नुकसान करती है, हमारे कानों को दर्द देने लगती हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। जो आवाज़ का लाउडनेस है कि आवाज़ कितनी तेज़ होगी वो उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, वही लिखा है इसने, जब एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड, जो साउंड है वो लाउड प्रोड्यूस होगी। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, जब एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा, छोटा होगा, द साउंड प्रोड्यूस इज फीबल, साउंड थोड़ी कम प्रोड्यूस होगी, हल्की होगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड आपको समझ आएगा एम्पलीट्यूड कैसे प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, साउंड ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड भी कम होगी। इसमें पढ़ते हैं कंपेयर द साउंड ऑफ ए बेबी विद डैट ऑफ एन एडल्ट। एक मिनट, कुछ छूट गया क्या? नहीं। कंपेयर द साउंड ऑफ बेबी विद डैट ऑफ एन एडल्ट, इज देयर एनी डिफरेंस? इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड दे डिफर इन सम वे, लेट अस सी हाउ। आपने देखा होगा जो बच्चे की साउंड होती है और किसी एडल्ट की साउंड होती है, वे डिफ़र होती हैं दोनों साउंड, जबकि दोनों साउंड एक जैसी हैं, इक्वली बराबर हैं, लाउड हैं, और उसमें डिफ़र होती हैं किसी वे में, किसी न किसी तरीके से डिफ़र होती हैं। वो डिफर क्यों होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। आई वंडर वाई माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ माई टीचर। वो जो बोलता है कि मेरी जो आवाज़ है वो मेरे टीचर की आवाज़ से डिफरेंट कैसे है, अलग कैसे है, मेरे टीचर की आवाज़ थोड़ी अलग है, मेरी अलग है, तो अलग अलग आवाज़ कैसे, डिफरेंट कैसे है, डिफरेंस कैसे हैं, जबकि हम सेम लाउड बोलते हैं। द फ्रिक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और pitch of a sound. If the frequency of vibration is higher, we say that sound is shrill. मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की, जो फ्रीक्वेंसी है वो पिच को डिटरमाइन करती है साउंड की। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, यानी सब फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन हायर होगी, वी से डैट साउंड इज श्रिल, हम कह सकते हैं कि साउंड श्रिल है। एंड हैज़ ए हायर पिच, यानी हायर पिच की है। मतलब कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, यानी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी, तो कह सकते हैं कि साउंड की पिच ज़्यादा है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर, यानी फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन जो है वो लो होगी, वाइब्रेशन कम हो रही होगी, वी से डैट द साउंड हैज़ लोअर पिच, हम कह सकते हैं कि साउंड की क्या है, पिच लोअर है। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी, देयर फॉर इट्स प्रोड्यूस लो पिच। यानी क्या है कि हमने साउंड को उसको ड्रम को हिट किया, वाइब्रेट किया, इसने बहुत ही लो वाइब्रेशन प्रोड्यूस की, जिससे पिच भी इसकी लो है। देखिए कितनी लो पिच दिखाई दे रही है, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द पिच ऑफ साउंड। यहाँ पे हमने एक विसल को विसल किया है, तो इसकी क्या है कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, उसकी पिच भी बहुत ज़्यादा है। अ लो पिच साउंड ऑन द अदर हैंड, अ विसल हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी। दूसरे हाथ में हमने क्या किया, साथ हमने बताया कि जो विसल है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, एंड देयर फॉर प्रोड्यूस साउंड ऑफ हाई पिच। इसी प्रकार वो हाई पिच की साउंड प्रोड्यूस करती है, उसमें हाई पिच है। अ बर्ड मेक अ हाई पिच साउंड, जो बर्ड्स होती हैं वे हाई पिच की साउंड निकालती हैं, ठीक है। वेयर एज ए लोयन मेक्स अ लो पिच, जो शेर होता है उसकी जो रोअर होती है, दहाड़ होती है, उसकी पिच बहुत लो होती है। हाउएवर द रोअर ऑफ लोयन इज़ वेरी लाउड वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज़ क्वाइट फेबल। जबकि जो लाउड उसकी जो शेर की दहाड़ होती है वो लाउड होती है, तेज़ होती है, लेकिन उसकी पिच
कम होती है, वाइल द साउंड की जो आवाज़ होती है वो कम होती है, हल्की होती है, लेकिन पिच बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए तीखी सुनाई देती है हमें। जिसकी पिच ज़्यादा होगी हमें तीखी सुनाई देगी। इसी तरीके से हमें जो सिटी है, सिटी हमें बहुत तीखी सुनाई देती है, एकदम बहुत ज़ोर से सुनाई देती है तीखेपन पे। तो पिच ज़्यादा होने की वजह से हमें तीखी सुनाई देती है, इसलिए हमें चिड़िया की चिनचिनाहट या चहचहाट जो होती है वो हमें बहुत तीखी सुनाई देती है, क्योंकि उसमें पिच ज़्यादा है। एवरी डे यू हियर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एडल्ट एंड एडल्ट, आप डेली बच्चों की और एडल्ट की आवाज़ सुनती है। एडल्ट मतलब जो एडल्ट एज में आते हैं, जैसे कि हम 18+ होते हैं, वो एडल्ट कहा जाता है, ठीक है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइस, क्या आप उनके वॉइस में कोई डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैन यू से डैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज हायर देन डैट ऑफ एन एडल्ट, क्या आप कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चे की वॉइस की वो ज़्यादा होती है एक एडल्ट मैन की वॉइस की फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। यूजुअली द वॉइस ऑफ वुमेन हैज़ ए हायर फ्रीक्वेंसी दैन डैट ऑफ ए मैन, जो नॉर्मली आमतौर पे देखा जाता है जो औरतों की यानी लेडीज़ की जो औरतें होती हैं, वुमेन जो होती हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है मैन के मुकाबले, ठीक है। समझ आया। इसी वजह से हमें जो औरतों की आवाज़ थोड़ी तेज़ या तीखी सुनाई देती है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, उनकी पिच भी ज़्यादा होती है। हमारी मेंस की पिच ज़्यादा नहीं होती। अब यह पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट 13.6 में जो दिया है ऑडिएबल एंड इनऑडिएबल साउंड, ठीक है। यहाँ तक पिच वगैरह आपको समझ में आ गया। अभी बस थोड़ा सा टॉपिक बचाइए, हाँ बस थोड़ा सा बचाइए 20-25 मिनट का। वैसे पढ़ते हैं ऑडिएबल एंड इनऑडिएबल साउंड। ऑडिएबल मानी जो हमको सुनाई देती है, जो हम सुन पाते हैं, एंड इनऑडिएबल जो हमें नहीं सुनाती, हम इनको नहीं सुन पा सकते, ये हमें नहीं सुनाई देंगे, ठीक है। जिनको हम सुनने के लिए सामर्थ्य नहीं है वो हमें इनऑडिएबल कहते हैं, जिनको हम सुन सकते हैं उनको ऑडिएबल कहते हैं। वी नो डैट वी नीड ए वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, हम जानते हैं हमें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमको एक वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए जो बॉडी वाइब्रेट करे। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज़, क्या हम सभी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ की साउंड सुन सकते हैं। भाई कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट कर रही है तो क्या हम उसकी साउंड सुन सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं, सुन सकते हैं नहीं सुन सकते हैं। द फैक्ट इज डैट साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी जिस साउंड की फ्रिक्वेंसी 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड या 20 Hz से कम होगी, कैन नॉट डिटेक्टेड बाय ह्यूमन, यानी जिस साउंड की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी वो ह्यूमंस के कान के द्वारा डिटेक्ट नहीं की जा सकती, हम उसको नहीं सुन सकते, हमें वो सुनाई नहीं देगी। हमारे कान इस तरह डिज़ाइन हुए हैं कि हम 20 Hz यानी 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रिक्वेंसी को नहीं सुन सकते, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, हमारे कान उसको नहीं सुन सकते। सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल, उन साउंड को काम क्या कहा जाता है, इनऑडिबल कहा जाता है। ऑन द हायर साइड साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी जो दूसरी साउंड है जो कि 20,000 से ज़्यादा की है, यानी 20,000 पर सेकेंड से ज़्यादा की है साउंड, जिसको हम कहते हैं 20 किलोहर्ट्ज़ है रेंज जिसकी, आर आल्सो नॉट ऑडिएबल, वो भी हमारे लिए ऑडिएबल नहीं है, हम उसको भी नहीं सुन सकते। यानी यहाँ पे दो कंक्लूजन निकलते हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे की जो फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की हम उसको नहीं सुन सकते, 20,000 से ज़्यादा होगी अगर हम उसको भी नहीं सुन सकते, ठीक है। अगर 20,000 से ज़्यादा होगी या हम कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होगी उसको हम नहीं सुन सकते। टू द ह्यूमन ईयर thus for human ear the range of audible frequency is roughly from 20 to 20,000 Hz, यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की बीच की रेंज की फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी की रेंज 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होगी उसको हम सुन सकते हैं, उससे ऊपर की उससे नीचे की हमको सुनाई नहीं देगी, ठीक है। सम एनिमल्स कैन हेयर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्ज, जो एनिमल्स होते हैं वे 20,000 Hz फ्रीक्वेंसी से ऊपर की सुन सकते हैं, ठीक है। हम नहीं सुन सकते लेकिन एनिमल सुन सकते हैं 20,000 से ऊपर की भी। डॉग्स हैव दिस एबिलिटी, जो कुत्ते होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है, हमें सुन सकते हैं। द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी विसल विच डॉग्स कैन हेयर बट ह्यूमंस कैन नॉट, जो पुलिस होते हैं बहुत से पुलिसमैन होते हैं वे हाई फ्रीक्वेंसी की विसल रखते हैं जो कि डॉग तो सुन सकते हैं लेकिन हमें सुनाई नहीं देती, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फैमिलियर टू अस
फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क एट फ्रिक्वेंसी हायर देन 20 किलोहर्ट्ज़। जो अल्ट्रासोनिक साउंड करते हैं हमारी बॉडी का, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी भी 20,000 से ज़्यादा होती है, 20 किलोहर्ट्ज़ से भी ज़्यादा होती हैं, जो कि हमें सुनाई नहीं देती। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट 13.7 में क्या गया, नॉइज़ एंड म्यूज़िक। यानी नॉइज़, शोर होना, नॉइज़ होना, म्यूज़िक आपको पता है संगीत या गीत। वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ डिफरेंट काइंड की साउंड सुनते हैं, हमें अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स की साउंड सुनाई देती है। ठीक है, इज़ द साउंड ऑलवेज प्लेजिंग। क्या जो हमें साउंड सुनाई देती है हमें चारों तरफ, क्या वो हमारे लिए हमेशा अच्छी होती है, हमें सुनने में अच्छी लगती है जो हमारे चारों तरफ सुनाई देती है। डज अ साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू। क्या कभी कभार जो साउंड आपके आसपास सुनाई दे रही है आपके लिए डिस्कम्फर्ट फील करती है, यानी आपको इरिटेट करती है, आप सुनना नहीं चाहते, इस तरह की साउंड्स भी आपके आसपास आती हैं। सम साउंड्स आर प्लेजेंट टू द ईयर वेयर एज सम आर नॉट। कुछ आवाज़ें हमारे कानों के लिए अच्छी होती हैं, जो हमें सुनने में अच्छी लगती है, हमें सुनना पसंद होता है, और कुछ आवाज़ें हमें सुनने में बहुत ही बेकार लगती हैं, हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती। ठीक है, सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। मतलब कि आपके आसपास में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। ठीक है, आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग। यानी जो कंस्ट्रक्शन साइट जगह है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, कुछ रोड वगैरह बन रही है, वहाँ से जो साउंड आ रही है क्या वो आपके कानों के लिए अच्छी है, क्या आपको सुनने में मज़ा आ रहा है, क्या आपको में आनंद दे रही है। डू यू इन्जॉय द साउंड, क्या आप उनको इन्जॉय कर रहे हैं। बाय हॉर्न बसेज एंड ट्रक्स, यानी जो बस के हॉर्न से, ट्रक के हॉर्न से जो आवाज़ आती है, क्या आपको में प्लीजेंट करती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, क्या आपको उनको सुनने में मज़ा आता है या आपको आनंद प्रतीत होता है। साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज़। इस तरह की जो साउंड होती हैं जो आपको अनप्लीजेंट साउंड होती हैं, जो आपको अच्छी नहीं लगती, आपको सुनने में परेशान करती हैं, वे नॉइज़ कहलाती है। इन ए क्लासरूम इफ़ ऑल द स्टूडेंट स्पीक टुगेदर, अगर क्लासरूम में सही बच्चे एक साथ बोलने लगे, व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड। उस तरह की जो साउंड प्रोड्यूस है उसको क्या कहेंगे, उसको भी हम नॉइज़ ही कहेंगे। सपोज किसी को टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा और सभी बच्चे उसका एक साथ आंसर देने लगे, एक साथ जब सभी बच्चे बोलेंगे तो कैसी साउंड आएगी, वो बहुत ही अजीब होगी, आप सुन भी नहीं पाओगे। टीचर कहेगा कि सब कीप क्वाइट, सब शांत हो जाओ, वन बाय वन बोलो, क्योंकि वो अनप्लीजेंट हो जाती है, हम नहीं सुन पाते, हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड यू इन्जॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दूसरे साथ साथ क्या होता है, आप दूसरी जगह देखिए, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं उनकी साउंड आपको अच्छी लगती है, प्लीजेंट लगती है, आप उनको सुनना पसंद करते हैं, आपको आनंद देती हैं। म्यूजिकल साउंड्स इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर। साउंड प्रोड्यूस बाय हारमोनियम इज़ ए म्यूजिकल साउंड। जो साउंड आपके हारमोनियम के थ्रू बजाय प्रोड्यूस की जाती है, आपको वो अच्छी लगती है, सुनने में आनंद आता है। द स्ट्रिंग ऑफ ए सितार आल्सो गिव आउट ए म्यूजिकल साउंड। जो सितार का स्ट्रिंग होता है उससे भी एक, सितार से भी एक अच्छी म्यूजिकल साउंड आती है, आप सुनना पसंद करते हैं उसको भी। बट इफ ए म्यूजिकल साउंड बिकम टू लाउड विल इट रिमेन मेलोडियस। यदि म्यूजिक के साउंड को एक लेवल से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए या बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, क्या वो आपके लिए तब भी अच्छी रहेगी? नहीं, आपको वो नॉइज़ प्रोड्यूस होगी, आपको नॉइज़ लगेगी, वो आपको उसको सुनने में मज़ा नहीं आएगा। आपके जैसे कि ये डीजे वगैरह होता है, अगर उसकी साउंड बहुत अधिक कर दी जाती है या आप उसकी ज़्यादा पास चले जाते हैं तो आपको सुनने में अच्छी नहीं लगती। एक लेवल तक की साउंड आपको अच्छी लगती है, बल्कि वो एक म्यूजिकल साउंड है, लेकिन आपको फिर भी अच्छी नहीं लगेगी। 13.8 में हम पढ़ते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? नॉइज़ में हमने पढ़ लिया, शोर जो हो रहा है उसको हम नॉइज़ बोलते हैं। ठीक है, अब नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन। आपने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, एयर पोल्यूशन कैसे होता है, कहाँ होता है, कैसे उसको रोकते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर कॉल्ड एयर पोल्यूशन। यानी एयर में अनवांटेड गैसेस का मौजूद होना या अनवांटेड पार्टिकल्स का मौजूद होना एयर पोल्यूशन कहलाता है। जो हमारी एयर है उसमें अनवांटेड, जो हमको नहीं चाहिए वो गैसेस होना, उनकी प्रेजेंस होना या पार्टिकल्स होना, वही एयर पोल्यूशन कहलाती है, उसके से एयर पोल्यूशन होता है। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। इसी प्रकार ज़्यादा अमाउंट में साउंड होना या अनवांटेड साउंड होना, उनका प्रेजेंस होना हमारे इन्वायरमेंट में नॉइज़ पोल्यूशन कहलाता है। यानी हमारे इन्वायरमेंट में अगर अननेसेसरी या अनवांटेड साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, उसको नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। सपोज कोई बाइक पे खड़ा हुआ हॉर्न बजा रहा है,
ठीक है, बहुत तेज़ी से हॉर्न बजा रहा है, तो भी एक तरीके नॉइस पोल्यूशन है, वो नॉइस को पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। कैन यू लिस्ट सम सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन? मेजर कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल्स। क्या आप बता सकते हैं कि जो नॉइस पोल्यूशन के जो मेन रीज़न होते हैं क्या क्या हो सकते हैं? जो मेजर नॉइस पोल्यूशन के रीज़न बताएं, जैसे कि साउंड्स ऑफ व्हीकल्स यानी वाहनों की आवाज़ें, एक्सप्लोजन यानी धमाके जो कि जाते हैं, ब्लास्ट की जाते हैं उसकी आवाज़ें, इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर जिनमें पटाखे पटकाते हैं वो भी नॉइस पोल्यूशन का कारण होते हैं। मशीन जो चलती हैं वो भी नॉइस पोल्यूशन करती हैं। लाउड स्पीकर यानी जो लाउड स्पीकर लगे होते हैं जगह जगह पर होते हैं, कमेंट्री के लिए लगे होते हैं, किसी प्रकार के लगे होते हैं एक्सेट्रा, वे सब नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। व्हाट सोर्स इन द होम में लीड टू नॉइस? अब घर में भी क्या कुछ सोर्स होते हैं जो नॉइस को प्रोड्यूस करते हैं, मे भी सोर्स हैं, ये तो हमने बाहर के बता दी भाई, लाउड स्पीकर हो गए, व्हीकल्स हो गए, मशीन हो गई, ये सब नॉइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं। और हमारे घर में तो कुछ ऐसे इक्विपमेंट है ना जो नॉइस पोल्यूशन करते हैं, नॉइस को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पोल्यूशन क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से, या नॉइस पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे हमारा टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर रेडियो, ये ट्रांजिस्टर रेडियो मतलब हमारे पुराने टाइम की रेडियो होती थी एट हाई वॉल्यूम्स, जब इनको हम तेज वॉल्यूम पे चलाते हैं, ये भी हमारे लिए नॉइस पोल्यूशन का काम करते हैं, भी नॉइस पोल्यूशन बढ़ाते हैं। सम किचन अप्लायंसेस, किचन में कुछ अप्लायंसेस जैसे मिक्सी वगैरह होगी, डेजर्ट कूलर यानी जो कूलर्स हो गए बड़े बड़े हमारे घर के कूलर जो होते हैं भी बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एयर कंडीशनर्स, एसीज वगैरह भी बहुत साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइस पोल्यूशन, ये सभी नॉइस पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी नॉइस पोल्यूशन में बढ़ावा देते हैं ये सभी भी जो हमारे घर के कुछ अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट हमारा, व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, यानी नॉइस पोल्यूशन के हमें क्या क्या नुकसान है, नॉइस पोल्यूशन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट है आप जनरली पता लगा सकते हैं क्या क्या इफेक्ट होते हैं नॉइस पोल्यूशन से, लेकिन हम पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है। डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग मे कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी सराउंडिंग्स में अगर ज़्यादा अमाउंट में नॉइस प्रोड्यूस हो जाए वो कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे कि कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है? लैक ऑफ स्लीप यानी नींद ना आना, हाइपरटेंशन हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर होना, एंजाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर में बी कॉज्ड बाय द नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन से इस तरह की कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, यानी हम सो नहीं पाते ठीक से, हमारा ब्लड हाई हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, एंजाइटी तनाव आ जाता है, ठीक है, सर दर्द भी होने लगता है। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है हमारी नॉइस पोल्यूशन हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है, ठीक है ना। A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing। यदि कोई पर्सन कंटिन्यूस हाई साउंड या हाई वॉइस या नॉइस के कांटेक्ट में रहता है तो उसके सुनने में उसको तकलीफ आ सकती है, उसके कानों में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि हमें कहते हैं हम ईयरफोन यूज़ करते हैं, आप ईयरफोन समझते हैं जो हम फ़ोन में लगा के, कुछ बच्चे तो अभी भी ईयरफोन से ही सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे वीडियोस। जो हम कंटिन्यूस अगर ईयरफोन अपने कानों में लगाएंगे तो नॉइस की वजह से क्या होता है हमारे कानों में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे कानों में दर्द होना स्टार्ट हो सकता है, वो हमारा दर्द जो होगा वो हमारे नींद में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है, कानों से कम सुनाई देने लग सकता है। इसमें यही लिखा है परमानेंट और इम्पायरमेंट ऑफ हियरिंग, यानी सुनाई देने में तकलीफ होने लगती है, कम सुनाई देने लगता है अगर हम कंटिन्यूस किसी साउंड के कांटेक्ट में रहे जो तेज़ आवाज़ हो, जैसे कि ईयरफोन से या हेडफोन से सुनते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि कम से कम ईयरफोन का यूज़ करना चाहिए, लीड कम से कम लगानी चाहिए, ठीक है। मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन, क्या क्या मेजर्स हम कर सकते हैं नॉइस को कम करने के लिए, क्या क्या एक्शन हम ले सकते हैं कि हम नॉइस पोल्यूशन को कम करें। कैसे कम कर सकते हैं नॉइस पोल्यूशन को? अब जैसे कि हमने एयर पोल्यूशन को भी हम कम कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं, कोई ना कोई तरीका तो होता है ना कि चीज़ों को कम करने का। ठीक इसी प्रकार नॉइस पोल्यूशन को कम करने का क्या तरीका हो सकता है, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें बारे में लिखा है टू कंट्रोल नॉइस को कंट्रोल करने के लिए वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ द नॉइस। नॉइस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो नॉइस का सोर्स है यानी जहाँ से नॉइस प्रोड्यूस हो रही है हम उसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उस सोर्स को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको किसी तरीके से कम किया जाए, उसको रोकना, यही एक तरीका है। तो कैसे कर सकते हैं हम नॉइस के सोर्स को कंट्रोल, हाउ कैन दिस बी अचीव्ड, इसको कैसे किया जा सकता है। फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस, एक साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट, इंजन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन एंड होम अप्लायंसेज। क्या होता है एक साइलेंसिंग डिवाइस यानी एक साइलेंसर हम कह सकते हैं, साइलेंसर इंस्टॉल कर दिया जाता है
उन एयरक्राफ्ट इंजन में जो इंजन्स हैं या कोई ट्रांसपोर्ट है या व्हीकल्स है उनमें साइलेंसर को इंस्टॉल किया जाता है जिससे कि साउंड कम से कम प्रोड्यूस हो। ठीक है, हमारी बाइक और गाड़ी में जो साइलेंसर लगाया जाता है इसी वजह से लगाया जाता है कि साउंड कम से कम प्रोड्यूस हो। ठीक है, अगर साइलेंसर हटा दिया जाए किसी बाइक से, किसी व्हीकल से या किसी मशीन से तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, हाउ कैन द नॉइज़ पोल्यूशन बी कंट्रोल इन रेजिडेंटल एरिया। जो रेजिडेंटल एरिया जहाँ पे हम यानी रिहायशी इलाके होते हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे हम नॉइज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल नॉइजी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंटल एरिया। यानी जो नॉइजी ऑपरेशन किए जाते हैं जैसे कोई इंडस्ट्री लगी है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, उनको रेजिडेंटल एरिया से दूर करना चाहिए। उनको रेजिडेंटल एरिया के आसपास उनको सेटअप नहीं करना चाहिए, उनको कहीं और जाके परफॉर्म कराना चाहिए या उनको कहीं और सेटअप करना चाहिए। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरियाज। जो इंडस्ट्री ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस कर रही है उनको रेजिडेंटल एरिया से दूर सेटअप करना चाहिए कि उसके आसपास कोई रिहायशी इलाका हो जहाँ पे लोग रहते हों, उसके आसपास इंडस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स हॉर्न शुड बी मिनिमाइज। यानी हम जो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स में हम जो भी हॉर्न वगैरह यूज़ करते हैं उसको कम से कम यूज़ किया जाना चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स। जो टीवी है या म्यूजिक सिस्टम है वो कम से कम वॉल्यूम पे हमको चलाना चाहिए। हमको उतनी ही वॉल्यूम रखनी चाहिए जितनी हमको सुनाई दे। एक्स्ट्रा नॉइज़ हमें नहीं करनी चाहिए कि वो घर से बाहर जा रही है, दूसरों को सुनाई दे रही है, उससे दूसरों को सुनने में तकलीफ हो सकती है। तो हमें इन सब की वॉल्यूम कम से कम रखनी चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स। यानी जो प्लांट होते हैं हमें रोड के साइड में लगाने चाहिए, बिल्डिंग के आसपास लगाने चाहिए, जिससे कि हमें साउंड को कम से कम कर सके। क्योंकि कॉन्टैक्ट मारने वैसे साउंड में कॉन्टैक्ट मारने से साउंड डिक्रीज हो जाएगी, किसी न किसी तरीके से बीच में वे इंटरफेयर करेंगे। टू कट डाउन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंट। ये साउंड को कट डाउन कर देते हैं, एक तरीके से साउंड का कम कर देते हैं हमारे तक पहुँचने में, हमारे तक कम पहुँच पाती है। पेड़ अगर बीच में आ जाए, ये पेड़ वगैरह हम लगा दें तो साउंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक तरीके से कट डाउन हो जाती है। थस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द नॉइस पोल्यूशन। इसी वजह से इस तरीके से हम नॉइस पोल्यूशन के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर में पूरे पढ़ा, साउंड के चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम था साउंड। साउंड में आपने पढ़ लिया है। ठीक है, मैं इसको आपको एक बार इसको समरी बता देता हूँ स्टार्टिंग में कि कैसे कैसे पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ ही मिनट में आपको उसकी एक समरी बता देता हूँ। ठीक है, साउंड जैसे हमारा आपने पढ़ा ध्वनि। ध्वनि होती है साउंड का मतलब। ठीक है, ये प्रोड्यूस कैसे होती है, जब किसी मेटल को हिट करते हैं, ठीक है, उससे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मेटल कुछ भी हो सकता है प्रोड्यूस होगी। अब ये प्रोड्यूस होने के बाद ये ट्रैवल कैसे करती है, हमने पढ़ा कि साउंड ट्रैवल कैसे करती है। साउंड ट्रैवल करने के लिए हमने पढ़ा कोई मीडियम चाहिए होता है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। मीडियम हमारा कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड मेटल भी हो सकता है। ठीक है ना, उसमें ये ट्रैवल करती है। ठीक है, अब हमने पढ़ा ट्रैवल करने के बाद हमें सुनाई कैसे देती है। सुनाई हमें कैसे देती है, ईयर, हमारे कान सुनाई देती है। हमारा कान एक कौन शेप का होता है, फिर वो साउंड हमारी टनल में, जो कान के अंदर टनल होती है उसके अंदर ट्रैवल करती है, फिर वो ईयर ड्रम पे जाती है। ईयर ड्रम इनर वाले ईयर को उसको सबमिट वो कर देता है, आगे भेज देता है। वो फिर हमारे सिग्नल हो गए, हमारे माइंड को जाती है, हम उसको सुन पाते हैं। ठीक है, इस तरह हमको सुनाई देती है। अब इसमें हम कितने लेवल तक की, हम 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की रेंज की हम सुन सकते हैं साउंड। इससे ऊपर की हमें सुनाई नहीं देगी, ना 20 हर्ट्ज से नीचे की, ना 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर तक की। ठीक है, उसके बाद इसमें साउंड है तो उसका पोल्यूशन भी होता है। साउंड पोल्यूशन कैसे कैसे होता है।